Ola Electric made its D-Street debut. Its competitor Ather Energy is also preparing to list on the bourses. Value in their EV maker business, which is Ather Energy. They've filed a draft document with the SEBI to float an IPO. It's planning to raise about 3,100 crore rupees via fresh issue. Yes, after Ola Electric, Ather Energy also plans to file IPO with SEBI within 7 to 10 days. What we understand. नमस्कार दोस्तों, एथर तैयार है ओला इलेक्ट्रिक के 2 मेगाहर्ट्ज के ताज को हिलाने के लिए। जब ओला इलेक्ट्रिक को स्टॉक मार्केट पर लिस्ट किया तो उसके कॉम्पिटिटर एथर एनर्जी ने भी अपनी लिस्टिंग की प्लानिंग शुरू कर दी है। एथर एक फ्रेश इशू के जरिए लगभग 3100 करोड़ रुपए रेज करने की तैयारी कर रहा है। 3000 करोड़ का आईपीओ और 2025 में पब्लिक होने की प्लानिंग के साथ ये जोमेटो और स्विगी के बाद का सबसे बड़ा स्टार्टअप आईपीओ बन सकता है। एक वॉट जिसमें इंडिया का सबसे पुराना ईवी स्टार्टअप सामना कर रहा है इंडिया के सबसे बड़े ईवी स्टार्टअप का। आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि एथर ने अपने 10 सालों के इंसेप्शन के दौरान क्या क्या अचीव किया है, कैसे ये उन्हीं इनसाइट्स को डबल डाउन करके ओला का 30% मार्केट शेयर छीन सकते हैं और एक ऐसी कंपनी को हरा सकते हैं जो लगभग साइज में उनसे 2 गुना बड़ी है। और हम ये भी जानेंगे क्यों हीरो और निखिल कामत जैसे इन्वेस्टर्स इस कंपनी को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले कुछ सालों में इंडिया में ईवी वेव्स आ चुकी है और ये तब से इंडिया में दिन ब दिन बढ़ रही है। ईवीज अब इंटरनल कंबशन इंजन्स के बराबर और कई केसेस में उनसे बेटर बन चुका है, स्पेसिफिकली इन 2 and 3 व्हीलर्स मार्केट। गवर्नमेंट ने भी 2030 तक देश में बेचने वाले 30% व्हीकल्स ईवी होने का टारगेट सेट किया है। फिलहाल इंडिया में 3 व्हीलर्स का ईवी पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा है जो 50% के आसपास है। इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले ईवीज 2 व्हीलर है। ये पूरे कंट्री की टोटल ईवी सेल्स का 50% अकाउंट करते हैं। अगर शॉर्ट में समझाए तो सेम सब्सिडीज और अलग अलग स्टेट पॉलिसीज की वजह से इंडिया ने ईवी के अवेयरनेस स्टेज को सक्सेसफुली क्रॉस कर लिया है और अब ये एडॉप्शन स्टेज की तरफ बढ़ रही है। ये ईवी वेव अब बस शुरू हुई है और आगे चलते ये सिर्फ बड़ी और बेहतर होने वाली है। असलियत में कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक हम E2 व्हीलर मार्केट में चाइना को भी पीछे छोड़ देंगे। कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं तो हम ओवरऑल 2 व्हीलर स्पेस में ऑलरेडी चाइना से बड़े हैं। अब जब हम इंडस्ट्री का कॉन्टेक्स्ट समझ गए हैं तो चलिए बात करते हैं ईवीज के 2 व्हीलर मार्केट की, जहां अभी 5 मेन प्लेयर्स हैं जो मार्केट के 80% शेयर को रूल कर रहे हैं। इस मार्केट में एथर ने ओला के टोटल मार्केट शेयर का 1/3 अपने नाम किया है, जो टीवीएस के टोटल मार्केट शेयर का आधा है, दैट इज रफली 10%। तो चलिए अब बात करते हैं पहले इनसाइट की जो एथर ने क्रैक किया है और जिस वजह से वो आईपीओ के आने वाले टाइम में डबल डाउन कर सकता है। ट्रस्ट एंड पोजीशनिंग। हर ऑटोमोबाइल यूजर को सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, अपने व्हीकल की लॉन्जेविटी, मतलब वो कितना चलने के लायक है और कितने टाइम तक चल सकती है। ये वही पॉइंट है जहां ओला को अपने कस्टमर्स से रीसेंट टाइम्स में सबसे ज्यादा क्रिटिकल फीडबैक्स मिल रहे हैं। लेकिन एथर ने ट्रस्ट का गेम बहुत ही अच्छी तरीके से खेला है। एथर हमेशा से जानता था कि उनके पास उनके कॉम्पिटिटर्स जैसे एडवांटेजेस नहीं है। ना तो उनके पास टीवीएस और बजाज जैसे डिस्ट्रीब्यूशन और स्केल का एक्सपीरियंस है और ना ही उनके पास अपना सेल्फ हीलिंग ऐप है जिससे वो ओला की तरह अपने प्रोडक्ट्स को लाखों कस्टमर्स तक मार्केट कर सकेंगे। तो फिर एथर ने अपना ट्रस्ट का गेम कैसे जीता? देखिए, एथर के फाउंडर्स 2013 से इस आइडिया पर काम कर रहे थे जब वो अपने आईआईटी कॉलेज डेज में थे। एक्चुअली उन्होंने इनिशियली एक बैटरी कंपनी और एक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बनाने का प्लान बनाया था, लेकिन जैसे जैसे विजन बदलता गया उन्होंने ई स्कूटर्स में जंप किया और 2018 में अपने पहले 2 मॉडल्स लॉन्च किए। ये 2 स्कूटर्स थे एथर 450 और एथर 340। उस वक्त दोनों का प्राइस 1 लाख से ऊपर था और ये सब कुछ हुआ ओला मार्केट एंट्री के 3 साल और बजाज और टीवीएस के एंट्री के 2 साल पहले। दूसरी तरफ ओला की शुरुआत थोड़ी अलग थी क्योंकि कंपनी ने 2020 में एम्स्टरडैम बेस्ड कंपनी ईथरगो को एक्वायर करके ईवी स्पेस में अपना कदम रखा। लेकिन एथर को अब इस गेम में 10 साल हो गए हैं और काफी कुछ बदल चुका है। पर
एथर एक चीज पर कंसिस्टेंटली ज्यादा फोकस कर रहा है, वो है क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी। एथर ने 2018 के बाद सिर्फ 5 मॉडल्स लॉन्च किए हैं और अभी वो 22 की तरफ भी जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ओला ऑलरेडी अपने 5 स्कूटर का लॉन्च, बाइक मॉडल्स का अनाउंसमेंट और कार्स एंड 3 व्हीलर्स का प्लान भी कर रहा है। ओला अपने लिए गीगा फैक्ट्री बना रहा है जहां वो अपनी ओन मैन्युफैक्चरिंग करेगा। और अगर हम लीगेसी प्लेयर्स जैसे टीवीएस और बजाज को देखें तो ईवी अभी भी उनके टोटल सेल्स का सिर्फ 20% है। अगर हम सारे कंपनीज की बात करें तो सबने स्कूटर्स को अपनी ईवी गेम का एक पार्ट बनाया है, जबकि सिर्फ एथर ही एक ऐसी कंपनी है जो लास्ट डेकेड से कंसिस्टेंटली सिर्फ स्कूटर्स पर ही अपना 100% फोकस डाल रही है। लेकिन एथर की एक्सपोनेंशियल कस्टमर लॉयल्टी के पीछे उनके कई रीजंस हैं, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। एथर ने गेम चेंजिंग प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं जो उन्हें उनके यूजर रिसर्च से मिले हैं, जैसे कि स्कूटर की एक्यूरेट रेंज दिखाना, बैटरी इंडिकेशंस, और एथर फर्स्ट कंपनी है टू लॉन्च द यूटिलिटी फीचर इन द कंट्री। एथर ने दुनिया का पहला गूगल मैप स्कूटर लॉन्च किया था जो टच डैशबोर्ड के साथ था। पहली बार ऑटो हिल सपोर्ट भी एथर ने ही इंट्रोड्यूस किया था, जो व्हीकल्स को हिल रोड्स पे पीछे नहीं आने देता है। ईवीज की बात करें तो ये आईसीई व्हीकल से काफी अलग होती है, जहां सिर्फ अच्छा सॉफ्टवेयर होना काफी नहीं होता। ईवीज एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां एक परफेक्ट हार्डवेयर एक परफेक्ट सॉफ्टवेयर के साथ अलाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम लेटेस्ट DRHP रिपोर्ट के R&D एक्सपेंडिचर को देखें तो एथर का R&D टू रेवेन्यू रेशियो ओला से लगभग 2 गुना ज्यादा है। इसका मतलब एथर अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, जो लॉन्ग टर्म में उनके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। एथर के पास अपनी R&D डिपार्टमेंट में 700 लोग हैं, जो कि टोटल ऑन रोल एम्प्लॉयज का 48% है, जबकि ओला के पास 900 R&D टीम एम्प्लॉयज है, जो उनके पूरे ऑन रोल वर्कफोर्स का सिर्फ 23% होता है। एथर अपने कस्टमर्स से क्वालिटी प्रीमियम भी चार्ज करता है। अगर आप प्राइसेस देखें तो उनका चीपेस्ट स्कूटर 1,10,000 के आसपास है, जो काफी महंगा। इसे हम ओला के चीपेस्ट मॉडल ओला S1 से कंपेयर करते हैं तो वो लगभग 75,000 से 80,000 के बीच में मिलता है। हाँ, दोनों व्हीकल्स की रेंज, टॉप स्पीड और बेसिक फीचर सिमिलरिटी काफी मिलती जुलती है, लेकिन क्वालिटी और प्रीमियम एक्सपीरियंस के लिए एथर अपना प्राइस जस्टिफाई करता है। एथर का लुक काफी सिंपल रहा है। एक SKU को अच्छे से क्रैक करो, उसमें सबसे रिलायबल फीचर्स डालो, क्वालिटी के लिए प्रीमियम चार्ज करो और फिर एक्सटेंसिव वर्ड ऑफ माउथ जनरेट करो। एथर अब ये समझ गया है कि प्रीमियम स्कूटर इंडिया में बिना फेनोमिनल मार्केटिंग के बेच नहीं सकते, इसीलिए पिछले साल उन्होंने अपनी मार्केटिंग पर 50 करोड़ खर्चा किया था। एक्चुअली IPO का 10% पैसा मार्केटिंग पर ही जाएगा। ये अप्रोच उनके लिए काफी अच्छा रहा है, जिससे उन्हें अब तक 10% मार्केट शेयर अचीव किया है। लेकिन जो चीज सबसे इंटरेस्टिंग होने वाली है वो ये है कि वो अपने ब्रॉडर मार्केट तक कैसे पहुंचेंगे, और इसके लिए वो उनकी सेकेंड इनसाइट दैट इज नैरो टू वाइड पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं। एथर ने शुरुआत में सब कुछ नैरो फोकस के साथ किया, चाहे वो ज्योग्राफी हो या प्रोडक्ट SKUs। जैसे ज्योग्राफी में उनका करंट पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा साउथ में है, जहां 68% सेल्स उनके 48% एक्सपीरियंस सेंटर से आती है। अगर हम डेटा देखें तो ईवी पेनिट्रेशन ओवरऑल 2 व्हीलर मार्केट में स्टेट वाइज भी साउथ में ही सबसे ज्यादा है। ये ओला से काफी डिफरेंट है, जिनका 81% मार्केट शेयर हरियाणा जैसे नॉर्थ के स्टेट्स में है। लेकिन अब एथर को भी अपनी पेनिट्रेशन नॉर्थ, वेस्ट और साउथ में एक्सपांड करनी होगी, और ये उन्हें स्ट्रैटेजिकली करना होगा, जिसमें ना सिर्फ उन्हें अपनी मार्केटिंग को वहां एक्सपांड करना होगा, बल्कि ज्यादा से ज्यादा डीलरशिप्स को भी वहां एक्सपांड करना होगा। अब अगर हम प्रोडक्ट SKU की बात करें तो एथर ने अपने पूरे टाइम में कन्वीनियंट स्कूटर्स से ज्यादा परफॉर्मेंस स्कूटर्स पर फोकस किया है। लेकिन अब एथर को ये इंसाइट समझ में आ गया है। वो वही सोचते हैं कि क्यों चेतक इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला स्कूटर बना था, या फिर ये कहे कि क्यों अभी भी एक्टिवा
सबसे ज्यादा बिक रही है। इंडिया में हर कोई एक ऐसा फैमिली स्कूटर चाहता है जो हर फैमिली मेंबर के लिए सूटेबल हो। ये चीज एथर ने अपने 450 सीरीज के टाइम में इग्नोर की थी, लेकिन अब वो इस अप्रोच को बदलने वाले हैं। एथर ने अपना लेटेस्ट मॉडल रित्जा लॉन्च किया है, जो एथर का पहला कन्वीनियंस स्कूटर मॉडल है। इसमें ज्यादा सीटिंग स्पेस है। ये ना सिर्फ 450 सीरीज का एक फ्रेंडली वर्जन है, बल्कि ये एथर का सबसे सस्ता मॉडल है, जिसकी कॉस्ट 1,09,000 रुपए है। एथर बाइक मार्केट में भी एंटर कर रहा है। इस मूव से एथर अपने ह्यूज मार्केट डोज ओपन करेगा, क्योंकि इंडिया के एंटायर टू व्हीलर इंडस्ट्री का 60% सिर्फ बाइक्स ही है। ये काफी एक्साइटिंग लग रहा है, लेकिन ये बहुत टफ होगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री स्पेस ऑलरेडी काफी कॉम्पिटिटिव है और लीगेसी प्लेयर्स ने ऑलरेडी अपना डोमिनेंस स्पेस में एस्टेब्लिश कर लिया है। और ई बाइक स्टार्टअप्स जैसे अर्बन इलेक्ट्रिक, अल्ट्रावायलेट, रिवोल्ट एंड मोर भी अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। ओला की बाइक्स भी अगले साल के पहले क्वार्टर में बेचना शुरू हो जाएगी। उन्होंने ऑलरेडी इस बाइक्स के स्पेसिफिकेशंस अनाउंस करके इसे रोडस्टर नाम दिया है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बाद। इंडिया में चाहे आपका ब्रांड कितना भी बड़ा है, हाई टिकट परचेजेस सिर्फ ऑफलाइन ही होगी। ये सिर्फ गाड़ियों की बात ही नहीं, बल्कि ज्यादातर इंडियन यूजर्स अपने आईफोन्स भी ऑनलाइन नहीं खरीदते। इंडिया में ऑटोमोबाइल डिस्कवरी ऑनलाइन हो सकती है, लेकिन कन्वर्जन सिर्फ ऑफलाइन ही होगा। इसके लिए अच्छी स्टोर्स और डीलरशिप पार्टनरशिप की जरूरत होती है। यहाँ पर एथर ने ओला से काफी अलग रास्ता अपनाया है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ओला ने एसिड हैवी अप्रोच ली है, जबकि एथर ने एसिड लाइट अप्रोच चूज की है। आसान शब्दों में अगर इसे एक्सप्लेन करूं तो ओला ने अब तक अपनी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी में काफी हैवी कैपिटल अप्रोच अपनाई है। इनके पास पूरे देश में लगभग 800 स्टोर्स है, जो सब कंपनी ओन्ड है, मतलब कोई भी इसे फ्रेंचाइज नहीं कर सकता। ये एक बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर और ऑपरेशनल कॉस्ट है, जो काफी हैवी पेड आउट दर्शाता है। लेकिन अब ओला अपनी स्ट्रेटजी में थोड़ा बदलाव कर रहा है। उन्होंने एक न्यू पार्टनर प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें उनका प्लान इसी साल में अराउंड 1800 आउटलेट्स खोलने का है। इसका मतलब ओला अपने डिस्ट्रीब्यूशन को तेजी से स्केल करना चाहता है, लेकिन ये अप्रोच भी एक कैपिटल हेवी रहेगा। दूसरी तरफ एथर ने लीगेसी प्लेयर्स का मॉडल रेप्लिकेट किया है, जहां वो फ्रेंचाइजीज यूज करते हैं। इसमें डीलर्स अपने आउटलेट खोलते हैं और ओवरऑल सेल्स पर मार्जिन कमाते हैं। इसी तरह से एथर ने अपने डिस्ट्रीब्यूशन को स्केल करने में एसिड लाइट अप्रोच ली है, जिसमें ऑपरेशनल कॉस्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर काफी कम होती है। इस मॉडल से उन्हें बिना हेवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट किए तेजी से एक्सपांशन करने में मदद मिलती है। एथर अपने 220 सेंटर्स में से सिर्फ एक सेंटर को ओन करता है, बाकी सारे सेंटर्स फ्रेंचाइजीज पर हैं। ये एसिड लाइट एक्सपांशन स्ट्रेटजी उनको अपने डिस्ट्रीब्यूशन को तेजी से स्केल करने में मदद करती है। लेकिन जब बात आती है सर्विस की, तो ये एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है। एथर ने सर्विस सेंटर को प्रायोरिटाइज किया है, जहां ओला के पास उनके एक्सपीरियंस सेंटर्स के कंपैरिजन में सर्विस सेंटर्स का रेशियो सिर्फ 60% है, वहीं एथर के पास ये रेशियो 90% है। सर्विस क्वालिटी एंड ट्रस्ट ये ईवी स्कूटर्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि किसी भी व्हीकल का ब्रेकडाउन या सर्विस रिक्वायरमेंट अचानक हो सकता है, और यही एथर को हीरो के एक्सपीरियंस का फायदा होगा। जी हाँ, हीरो एथर के 40% स्टेक्स ओन करता है, और ये इंडिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर ब्रांड को भी सक्सेसफुली ऑपरेट करता है। हीरो की एक्सपर्टीज इन ऑपरेशंस, डिस्ट्रीब्यूशंस और कस्टमर सर्विस एथर के लिए वैल्यूएबल हो सकती है, स्पेशली जब वो अपने सर्विस नेटवर्क और मार्केट एक्सपेंशन की प्लानिंग कर रहे हैं। अब जब हमने कंपनी का फ्रंट एंड कवर कर लिया है, तो चलिए थोड़ा और डिटेल्स में हम कंपनी के बैक एंड की भी बात करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग वो एरिया है जहां सभी कंपनीज हेवी इन्वेस्टमेंट्स कर रही है। एथर के आईपीओ फंड्स का 64% इसी पे ही लगाया जाएगा। होसुर और बैंगलोर की फैक्ट्रीज के एस्टेब्लिशमेंट्स के बाद फिलहाल एथर अपने फेज 1 में अपनी 3rd फैक्ट्री महाराष्ट्र में सेटअप कर रहा है। जब ये सब फैक्ट्रीज ऑपरेशनल हो जाएगी, तो एथर के पास 10 लाख व्हीकल्स पर ईयर बनाने की कैपेसिटी होगी।
दूसरी तरफ दो मेजर कंपोनेंट्स के साथ ओला एक पूरा ईवी हब सेटअप कर रहा है, जिसमें एक गीगा फैक्ट्री जहां ओला अपनी लिथियम आयन बैटरी सेल्स बनाएगा और दूसरा फ्यूचर फैक्ट्री जो ईवीज और उनके रिलेटेड कंपोनेंट्स बनाने के लिए होगी। ये सेटअप भी 10 लाख यूनिट से ज्यादा व्हीकल्स बनाने की कैपेसिटी रखेगा। लेकिन यहाँ पे ओला और एथर के बीच में दो बड़े डिफरेंसेस हैं, PLI और वर्टिकल इंटीग्रेशन। आइए इन्हें हम आसान शब्दों में समझते हैं। PLI जो कि गवर्नमेंट की प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है, उसमें ओला के लिए एक बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि ओला को ना सिर्फ एक बल्कि दो PLI स्कीम्स के लिए एलिजिबिलिटी मिल चुकी है, एक फॉर सेल कंपोनेंट्स और एक फॉर ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स। इसका मतलब इन दो स्कीम्स के अंडर अगर ओला सर्टेन सेट ऑफ क्राइटेरिया कैपेसिटी को मीट करता है तो ओला को गवर्नमेंट से पैसे मिलेंगे। ये एक बड़ा एडवांटेज है जो एथर के पास नहीं होगा। वर्टिकल इंटीग्रेशन की बात करें तो दोनों कंपनीज का अप्रोच काफी डिफरेंट है। वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब अपने सप्लाई चेन के ज्यादा से ज्यादा पार्ट्स को अपने कंट्रोल में रखना, ताकि इससे लेस सप्लायर डिपेंडेंसी और ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट एडवांटेज मिल सके। ओला ने अपने लिथियम आयन सेल्स खुद बनाने का डिसीजन लिया है। मोर इनसाइट्स के लिए बताओ तो इंडिया में लगने वाले 90% से ज्यादा लिथियम आयन सेल्स चाइना और हांगकांग से इंपोर्ट होते हैं। ओला के लिए ये सेल मैन्युफैक्चरिंग स्पेस काफी चैलेंजिंग होने वाली है, क्योंकि ये काफी मुश्किल काम है। और अगर एथर की बात करें तो उनका अप्रोच यहाँ थोड़ा अलग है। एथर अपने आप को इस एरिया में असेट लाइट रखना चाहता है और अपना पूरा फोकस और एफर्ट्स कंपोनेंट्स और सॉफ्टवेयर इंप्रूवमेंट पर रखना चाहता है। तो ये थे कुछ इनसाइट्स जो एथर ने पिछले 10 सालों में बहुत अच्छे से समझे हैं, जिससे उन्होंने 10% मार्केट शेयर कैप्चर किया। आगे चलकर ये देखना और भी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वो ओला का ताज उनसे छीनकर इस ईवी इंडस्ट्री का मैक्सिमम मार्केट शेयर होल्डर बन सकते हैं। अगर आपको ये केस स्टडी वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक, ग्लोबल पॉलिटिक्स और बिजनेस केस स्टडीज़ के लिए। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।